सभी साथियों को नमस्कार। विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है। पिछली चर्चा में हमने मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल की जानकारी दी। उसमें कुछ सवालों के साथ हम सत्ता परिवर्तन का पूरा संभावनाएं, संकेत आपके सामने रखे थे। उसी क्रम में आज हम कुछ 2-3 नई जानकारियों के साथ जो चुनाव से संबंधित हैं आपके बीच में है। ये चुनाव हम कामगार वर्ग के लिए, चाहे वो सरकारी दफ्तरों में काम करता है, चाहे कंपनियों में काम करता है, चाहे फैक्ट्रियों में काम करता है, चाहे खेतों में काम करता है, ये जो पूरा कामगार वर्ग है उस वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यह चुनाव कामगार वर्ग के साथ हो रहे आर्थिक अन्याय के बारे में एक निर्णायक स्थिति पहुंचाएगा और आने वाले दिनों में, भविष्य में कामगार वर्ग के साथ न्याय की संभावनाएं जो दिखी हैं उन पर ये मध्य प्रदेश चलेगा। बैलेट पेपर से 3 दिन की वोटिंग मध्य प्रदेश में हो चुकी है। कल आखिरी वोटिंग है बैलेट पेपर से। हमारे पास इस बैलेट पेपर से हो रहे मतदान की जो जानकारियां तीसरे दिन की उपलब्ध हुई हैं, उसके अनुसार वह भी 90-95% कर्मचारियों ने बैलेट पेपर का उपयोग कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया है, और जिसकी एक ही वजह है कि कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा छीनी गई पेंशन को बहाल करने का वचन दिया है, ओपीएस बहाल करने का वचन दिया है। उनके इस एक वचन ने पूरे कर्मचारी वर्ग को कांग्रेस के साथ खड़ा कर दिया है। 90-95% लोगों की ऐसी राय है, जो अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक संकेत है किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में। आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों की तरफ से भी जो रुझान आ रहे हैं कि वो इस चुनाव में 100% तक कमलनाथ जी के पक्ष में मतदान करने की बात कह रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो इस तरह देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन लगभग तय है। मतदान होने में अभी 7 दिन बाकी है। इन 7 दिनों में और स्थिति स्पष्ट होगी। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाडली बहना शुरू नहीं की होती तो यह अब तक के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सबसे बुरी हार होती। लाडली बहना शुरू करके शिवराज सिंह चौहान ने अपना थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल किया है, लेकिन महिलाओं के बीच में से भी जो फीडबैक आया है वो इस लाडली बहना के 1000-1200 रुपए से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके को पहले से मिल रहे काम लगभग ठप है, मनरेगा जैसी योजना है। अब इस चुनाव में मजदूर वर्ग की भूमिका क्या है, कामगार वर्ग की भूमिका क्या है? हमारे पास जो जानकारियां आ रही हैं वह आप सब लोगों के सामने रखना जरूरी है, जिससे कि आप लोग ये समझें और ये जानने की कोशिश करें कि कामगार वर्ग के अंदर इस राजनीतिक चेतना का विकास कैसे हुआ। हमारे पास महेश्वर से, जो महेश्वर परियोजना में जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं,
उनका एक फोटो आया। उन्होंने खुद ब खुद अपनी दरी बिछाई, कुर्सी लगाई, वहां के कांग्रेस के प्रत्याशी को बुलाया। कोई नेता नहीं कांग्रेस का उनसे तैयारी करने गया या वोट मांगने गया। उन्होंने खुद अपना व्यवस्था की, कांग्रेस के प्रत्याशी को बुलाया और उनको कहा कि हम सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको जिताना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक अमरवाड़ा के पास की एक कंपनी के कुछ मजदूरों ने फोटो भेजे। उनके पास कोई कांग्रेस की प्रचार सामग्री नहीं है, कोई कांग्रेस का नेता भी उनके पास नहीं गया। उन्होंने पता नहीं कहां से कांग्रेस की एक टोपी जुगाड़ की और कुछ कांग्रेस के झंडे 2-4 इकट्ठे किए और वो खुद अपनी फैक्ट्री जहां 300-400 मजदूर काम करता है उनके बीच में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए खुद ब खुद वोट मांग रहे थे। वहां कोई कांग्रेस का नेता न गया, न उन्होंने किसी को बुलाया। मैं छिंदवाड़ा के बोरगांव इंडस्ट्रियल एरिया में गया, बड़ी संख्या में मजदूर काम करता है। वहां से भी मजदूरों के बीच में से हमको ये जानकारी मिली और लोगों ने जिस तरीके से उत्साह के साथ ये बात कही कि हम सब लोग कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरीके की कई मजदूर बस्तियों से, कारखानों से हमारे पास ऐसी जानकारियां और ऐसे फोटोज आ रहे हैं। कल मैं जब अपने घर पर किसी से बात कर रहा था, उसी समय एक 35 साल का नौजवान आया और वो मिला। उसने कहा मैं आपसे सर बात करना चाहता हूं और इसलिए मैं ढूंढते ढूंढते आया। वो छिंदवाड़ा की नहरिया कोयला खदान का ठेका मजदूर है। उसने जब अपनी पूरी पीड़ा बताई, अपनी जो पूरी बात कही, तो बात कहते कहते वो रोने लगा। उस नहरिया खदान में 1000 ठेका मजदूर है और परमानेंट मजदूर, परमानेंट कर्मचारी मात्र 150-200 है। वह ठेका मजदूर खदान के नीचे भी उतरता है, वह वो तमाम सारे काम करता है जो परमानेंट कर्मचारी मजदूर खदान के अंदर करता है। और कोयला खदान, कोल इंडस्ट्रीज में ये स्थिति है जहां 5 नेशनल ट्रेड यूनियनें काम करती हैं। BMS, इंटक, C2, एटक, HMS, ये राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है। इनकी ये जिम्मेदारी है कि उद्योगों में, कारखानों में अगर काम करने वाले के साथ अन्याय हो रहा है तो उन्हें सरकार की तरफ से यह अधिकार मिला है कि वो प्रबंधन से बात करें और उस अन्याय के खिलाफ बोले। अगर प्रबंधन नहीं मानता है तो हड़ताल करें, आंदोलन करें, धरने करें, प्रदर्शन करें, लेकिन उस अन्याय के खिलाफ बोले। और नहरिया खदान का इस ठेका मजदूर, यहाँ बड़ी संख्या में खदानें हैं पूरे मध्य प्रदेश में। ठेका मजदूरों की संख्या कई गुना ज्यादा है, परमानेंट कर्मचारी बहुत कम बचा है। तो कोल इंडस्ट्रीज में भी ठेका मजदूरों के साथ बड़े स्तर पर शोषण हो रहा है, जबकि वो बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं। और उसने जब अपने वेतन की, बोनस की, इसकी सामाजिक सुरक्षा की जानकारी दी, तो आप बताइए कोल इंडस्ट्री जैसी जगह पर भी कामगार को बोनस नहीं दिया जा रहा है। दिवाली का मौका है, 2000 रुपए उसे बोनस के रूप में पकड़ाए गए, जबकि उसका न्यूनतम वेतन ही जो केंद्र सरकार का है वो है 30-31 हजार है, जो उसको मिलता है बड़ी मुश्किल से 14-15 हजार। PF कभी जमा नहीं हुआ वहां पे। कोल इंडस्ट्री का मामला है जब 5 ट्रेड यूनियनें काम करती हैं। जब हमने इस संबंध में उससे चुनाव के बारे में फिर चर्चा की, हमने आगे जब चुनाव के बाद उनसे कहा कि हम आएंगे, बात करेंगे, तो इस संबंध में जो भी होगा, जो करना होगा अपन करेंगे। फिर चुनाव की चर्चा हुई तो उसने भी यही बात बताई कि कोल इंडस्ट्री का ज्यादातर ठेका मजदूर, ठेका कर्मचारी कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, स्वतः ही अपने आप काम कर रहा है।
तो ये मजदूर के अंदर ये अचानक से ये राजनीतिक चेतना कहां से आई, जबकि ऐसा कोई मध्य प्रदेश में मजदूर आंदोलन भी नहीं हुआ जिसने उनकी राजनीतिक चेतना का स्तर बढ़ाया हो, विकास किया हो। ऐसे कोई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी उनके बीच में नहीं गए जो उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके साथ खड़े हों, उनके लिए लड़े हों, उनके लिए बोले हों। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये मजदूर के अंदर इतनी व्यापक राजनीतिक चेतना कहां से आई, इस चुनाव में यह सवाल है जिस पर हम सब लोगों को रिसर्च करना चाहिए, इसके बारे में जानकारियां जुटाना चाहिए। हमने अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर, हमने अपने ट्रेड यूनियन, कर्मचारी, मजदूर आंदोलन के अनुभव के आधार पर जो महसूस किया और हमें लगा, हमने जो निष्कर्ष निकाला उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, वो करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो पिछले 3-4 साल में मजदूर के साथ जो अन्याय हुआ है और इतना अमानवीय अन्याय हुआ है, उसका बदला स्वतः मजदूर बीजेपी की सरकार से ले रहा है। वो अन्याय क्या हुआ था? वो अन्याय कोरोना का समय था। कोरोना के समय आप सबने देखा था कि सबसे ज्यादा परेशान कामगार वर्ग ही हुआ, मजदूर वर्ग ही हुआ। एकदम अचानक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ ठप कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। ट्रेनें वहीं की वहीं रोक दी, बसें वहीं की वहीं खड़ी करवा दी, सब कुछ ठप कर दिया। मजदूर फंस गया कारखानों में, शहरों के अंदर कारखाने बंद करा दिए। मालिकों से ये तक नहीं कहा कि जब तक ये कारखाने नहीं खुलते हैं तब तक आप मजदूरों की हिफाजत करेंगे, उनको वेतन देंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसा कुछ नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि कोरोना के समय मजदूर जो है जहां था वहां से पैदल अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ा। सड़कों पर जो लाखों की संख्या में मजदूर आपने चलता हुआ देखा होगा, जिसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं था, जिसकी बात करने वाला कोई नहीं था, हाहाकार मचा हुआ था, वह मजदूर अपने साथ इतिहास में की गई सबसे बड़ी बर्बरता का बदला इस चुनाव में ले रहा है। वह किसी नेता का इंतजार नहीं कर रहा कि वो आए, हमको भाषण सुनाए, हमसे वोट मांगे। वो स्वतः अपनी साथ हुई बर्बरता का बदला ले रहा है। इसलिए ये जो 3-4 घटनाओं का मैंने आपको 3-4 उदाहरण दिए थे, वो उदाहरण इसलिए निकल के आए हैं। जब चारों तरफ से कोरोना के समय हाहाकार मचा, लोगों ने सवाल उठाए, लोगों ने प्रश्न करना सरकार से शुरू किए, तब जाके हमारा शहर का जो धनाढ्य तबका है, उच्च मध्यम वर्गीय पर लोग हैं, वो खिचड़ियों के पैकेट लेके, पानी के पाउच लेके, चप्पलें लेके सड़कों पर, इंदौर में इधर उधर सड़कों पर दिखे और आप फोटो खिंचा के ऐसा जैसे बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं। एक समाज सेवक के रूप में एक धनाढ्य वर्ग कोरोना के समय उन मजदूरों के जो पैदल चलते हुए आ रहे थे, उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे तथाकथित समाज सेवक। उस समाज सेवियों ने भी, जो शहर का धनाढ्य वर्ग है, उसने भी सरकार से ये सवाल नहीं किया कि मोदी जी आपने इतनी बड़ी मूर्खता कैसे की कि आपके पास आवागमन के, यातायात के इतने साधन हैं कि 2 करोड़ लोगों को एक दिन में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आप ट्रेनें एक दिन बाद खड़ी करवा देते, पहले उस मजदूर को उसके घर पहुंचा देते, या उन कंपनियों के मालिकों से कह देते कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है तब तक आप उनको वेतन देंगे, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा और वो मजदूर बेचारा मरता रहा। पहली मौत मुरैना में हुई थी, दिल्ली से एक मजदूर चल के आया है। ये वो काल था वो संकट था जिसे मजदूर वर्ग ने झेला था, धनाढ्यों ने नहीं झेला था। धनाढ्यों के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो धनाढ्य तो इतने खुश हुए, इतने उत्साहित हुए
वो धनाढ्य कंपनियों के मालिक हैं, वो 4 व्हीलरों के मालिक हैं। वो आज आपने अगर भास्कर की खबर पड़ी हो, दागी और करोड़पतियों वाली, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं वो जो करोड़पति है सबके सब, ये जो पूरा वर्ग था, वो वर्ग क्या कर रहा था उस समय जब मजदूर पैदल चल रहा था सड़क पर भूखा प्यासा, यही धनाढ्य वर्ग अपने घर की बालकनियों में खड़े होके घंटा बजा रहा था, थालियां बजा रहा था, फूल बरसा रहा था, मोदी मोदी कर रहा था। तो मजदूर वर्ग को भी ये लगा है कि ये धनाढ्य, ये जो जिनके पास सब कुछ है, जिन्होंने सब कुछ अपने पास कब्जे में कर लिया, जमीनें, पैसा, दौलत, सब कुछ, ये हमारे लोग नहीं हैं। और ये हमारे लोग नहीं हैं, इसलिए हम इनके साथ नहीं है। इसलिए बीजेपी को खिलाफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार के खिलाफ इसलिए इतना व्यापक असंतोष है, इतना व्यापक असंतोष है कि जिसकी कल्पना खुद कांग्रेस के किसी नेता को नहीं रही होगी। और जो कांग्रेस को भी जो व्यापक समर्थन मिल रहा है, वो व्यापक समर्थन कुछ लोगों द्वारा, बीजेपी की सरकार, मोदी जी द्वारा, शिवराज सिंह द्वारा किए गए कामगार विरोधी निर्णयों के कारण मिल रहा है। कांग्रेस के भी नेताओं ने कोई कामगारों के हितों में बहुत बड़े बड़े निर्णय नहीं लिए हैं, उनकी आवाज नहीं बने हैं। कुछ छोटे मोटे लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जरूर बोलते रहे हैं। कमलनाथ जी समय समय पर इनके सवालों को उठाते रहे हैं। बाकी कांग्रेसी के भी एक बड़ा तबका था जो उसी कोरोना में अपनी बालकनियों में घंटियां बजा रहा था, तालियां बजा रहा था, थालियां बजा रहा था। वह भी मजदूर पैदल चल रहा है, उसके प्रति जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। और इसीलिए इस चुनाव में जो सबसे अहम भूमिका निभा रहा है वो मध्य प्रदेश का मजदूर वर्ग, कामगार वर्ग है, जो बीजेपी को बहुत बुरी स्थिति में ले जाना चाहता है। इसीलिए न तो मोदी की कल्याणकारी योजना काम कर पा रही है, न शिवराज सिंह की लाडली बहना काम कर पा रही है। जिनको उन्होंने लाडली बहना कह रहे हैं शिवराज सिंह, दरअसल ये वही महिला है जो कोरोना में पैदल पैदल चली थी। तो उन पैदल चली हुई महिलाओं को, कामगार महिलाओं को आप 1000 रुपए देकर नहीं खरीद सकते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की, इतिहास की सबसे बड़ी पीड़ा देखी है। और जो पीड़ा देखने वाला मजदूर है वो इस चुनाव में बीजेपी से एक तरीके से बदला ले रहा है। 2023 का विधानसभा का चुनाव दरअसल कामगार वर्ग किसी भी जगह है, वह बदला लेने की भावना से इस चुनाव में हिस्सेदारी कर रहा है। इसलिए बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में है। जैसा कि कल हमने बताया था कि 2003 में जो कांग्रेस की जो स्थिति हुई थी, 2023 में बीजेपी की उससे बुरी स्थिति की संभावनाएं बन रही हैं। हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि जितने भी दिग्गजों को मोदी और शाह ने मध्य प्रदेश के चुनाव में उतारा है, सारे के सारे हार रहे हैं। नमस्कार।